हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 की क्रांति। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही रिपीटेटिव वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि फिक्स्ड एक पोर्शन है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी में और मेंस में इसके क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका है और पीटी में इसके क्वेश्चन पूछने का अलग तरीका। तो हम लोग दोनों पर्सपेक्टिव लेकर के इसको आगे बढ़ेंगे। पहले हम आज इस रिवॉल्ट के पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं, क्यों ये बैकग्राउंड ये जो रिवॉल्ट होता है ये क्यों होता है, ये 1857 की क्रांति। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे इस विद्रोह का जो है प्रसार होता है, कैसे ये अलग अलग रीजन्स में स्प्रेड करता है अलग अलग भारत के क्षेत्रों में, और वहाँ कौन नेतृत्व कर रहे थे, किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा इसको दबाया गया, फिर इसका परिणाम क्या होता है। इसको हम तो अलग अलग वीडियो में इसको हम कवर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। पहले तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये जो 1857 की जो क्रांति थी ये क्यों शुरू हुई, आखिरकार क्या इसके पीछे मंशा थी। उसके बाद हम लोग ज़्यादा स्पेसिफिक होकर के अलग अलग तरीके के कारण को देखेंगे। पहले तो ये देखा जाए कि 1757 में जो बैटल ऑफ पलासी हुई, यानी कि बैटल ऑफ पलासी जो 1757 में होती है, उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश को एक तरीके से कंट्रोल मिल जाता है इस क्षेत्र का। यानी कि भारत का जो क्षेत्र था, पहले तो वो बंगाल के क्षेत्र पे आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो मैसूर का क्षेत्र हो, मराठा का क्षेत्र हो, जो अवध वगैरह का पूरा क्षेत्र है, और बंगाल का क्षेत्र हो गया तो बिहार, उड़ीसा, इस पूरे क्षेत्र को वो एक तरीके से वो अपने कब्जे में ले लिए थे। और जिस क्षेत्र को पर वो डायरेक्ट शासन नहीं कर रहे थे, वहाँ के राजा के साथ उनकी सहायक संधि थी, और जिसमें से कुछ या तो उनसे परेशान थे या कुछ उनके सहायक ही थे, उनके साथ खुश थे क्योंकि उनका अपना गद्दी बचा हुआ था। तो इस प्रकार से क्या होता है, ब्रिटिश एक तरीके से भारत का जो भी क्षेत्र था उसके कर्ता धर्ता बन गए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर वही बन गए। अब जब वो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ बन गए, यहाँ सर्वे सर्वा वही हो गए, तो उनको इस क्षेत्र के लिए नीति बनाना पड़ता है। इस क्षेत्र के लिए अलग अलग जो भी प्रशासनिक नीति होगा, जो आर्थिक रूप से कैसे विचार होगा, लैंड रेवेन्यू के लिए क्या पॉलिसी आएगा, जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो भी कुरीतियाँ फैली हुई है, जो भी सांस्कृतिक यहाँ पर जो भी अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उसको कैसे हम कोप अप करेंगे, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इन चीज़ों के बारे में भी जो पॉलिसी जो मेकिंग का काम था वो भी ब्रिटिश का ही था। तो इस तरीके से क्या होता है कि ब्रिटिश एक तरीके से पैरेलल यहाँ पर गवर्नमेंट ही चलाने लगे, या गवर्नमेंट यहाँ पर एक तरीके से वही हो गए, वो एक मेन पावर के रूप में यहाँ पर उभर गए थे धीरे धीरे। और इसी तरीके से उनका पॉलिटिकल डोमिनेशन बढ़ा, तो उनके लिए ज़रूरी हो गया कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, लैंड रेवेन्यू हो, कल्चरल इशूज़ हो, सोशियो हो, हर तरीके के एस्पेक्ट में जो हो उनको यहाँ पर नीति बनाना पड़ता। और यही चीज़ कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ता है। अब आगे देखते हैं। कुछ इनसे पहले हम लोग फैक्ट देख लेते हैं जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि जो विद्रोह जो हो रहा था, विद्रोह 1857 की जो क्रांति हो रही थी, उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे ल्यूक पामस्टन, या डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में जो ऑप्शन आता है उसमें पामस्टन दे दिया जाता है। तो पामस्टन जो थे वो 1857 की क्रांति के वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्लीमेंट एटली का ऑप्शन आता है। तो क्लीमेंट एटली जो थे वो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है। तो 1857 की क्रांति के वक्त ल्यूक पामस्टन, और जब 1947 में आज़ादी मिली थी उस वक्त क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। जब ये विद्रोह हो रहा था उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे भारत के, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग उस वक्त भारत के गवर्नर या वायसराय का जो पोस्ट था उस वक्त, वो दोनों एक तरीके से चूंकि मर्ज कर दिया गया था इस पोस्ट के बाद, तो चूंकि 1857 की क्रांति के बाद इसको हम लोग वायसराय के पोस्ट के नाम से जानते हैं, और 1857 की क्रांति से पहले यही पोस्ट गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो कमांडर इन चीफ जो थे कंपनी के उस वक्त, यानी कि जो मुख्य सेनापति जो कंपनी के थे विद्रोह शुरू होने से पहले, वो थे जॉर्ज एनिशन। और इनका नाम पूछा गया है एग्जाम में कि 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले
या उस वक्त तक जो ब्रिटिश जो सेनापति थे, मुख्य सेनापति, वो कौन थे? तो जॉर्ज एनिसन थे। और जैसे ही रिवोल्ट शुरू होता है और धीरे धीरे स्प्रेड होने लगता है, काफ़ी व्यापक होने लगता है रिवोल्ट, तो उस वक्त किनको बनाया जाता है आफ्टर द रिवोल्ट? कोलिन कैंपबेल। इसका भी नाम एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। एक और है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंशन भी कर सकते हैं, या फिर रोटी और कमल, ये जो था रोटी और कमल, कमल का जो फूल होता है, ये दोनों जो है ये इस विद्रोह का सिंबल रखा गया था विद्रोहियों के द्वारा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी उसका सिंबल क्या था, उसका जो चिन्ह था वो क्या था? तो रोटी और कमल, या कमल और रोटी जो था इसका सिंबल था। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ये हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं आगे। ये जो विद्रोह जो हुआ इसका कारण क्या था? तो भिन्न भिन्न तरीके का कारण था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक जो कारण था, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, उसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ब्रिटिश चूंकि यहाँ पर रूलर्स बन जाते हैं, तो रूलर बनने के बाद चूंकि वो यहाँ पे रूलर बन गया, तो यहाँ की जो स्टेट्स थे, यहाँ की जो प्रजा थे, जो आम लोग थे, उनको उन लोगों को एक अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं किया। एक सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स उनके अंदर थी, जिसके कारण यहाँ के जो आम आदमी थे, भारतीय जो लोग थे, उनको उन्होंने हमेशा इन्फीरियर समझा और हीन भावना से देखा। उनको ऐसा लगता था कि इन लोगों का विकास नहीं हो सकता, और इन लोगों को विकास करने के लिए ही हम यूरोप से जो लोग आए हैं, जो हम वाइट मैन हैं, ये हम लोग विकास करने के लिए आए। यही कहीं ना कहीं वाइट मैन्स बर्डन के नाम से भी जाना जाता है, कि जो भी एशिया के, खास करके पूर्वी एशिया के जो क्षेत्र हैं, उनके जो लोग हैं उनको सिविलाइज करने के लिए, उनको सभ्य बनाने के लिए ये जो यूरोप से जो गोरे लोग आए हैं, ये उनका उत्तरदायित्व तो बनता है। तो ये कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स उनके अंदर में हमेशा था, जिसके कारण वो यहाँ के लोगों को इन्फीरियर समझते थे, और इस चीज़ से भारतीय जो लोग थे उनके मन में काफ़ी असंतोष उभर जाता था। इस चीज़ को लेकर के उनके मन में भी एक हीन भावना आ जाती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कुछ यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज आए, जिसके कारण भी लोगों में बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ, लोगों में बहुत ज़्यादा एक तरीके से व्यापक इसके खिलाफ असंतोष फैल गया बहुत ज़्यादा इन पॉलिसीज़ को लेकर के, जिसमें दो जो गवर्नर जनरल थे, एक थे लॉर्ड डलहौजी और एक लॉर्ड वेलेस्ली। इन दोनों के द्वारा जो पॉलिसीज़ लाई गई, डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी, जिसको कि हम लोग डलहौजी की हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं, जिसके तहत क्या होता है कि अगर कोई भी देसी रियासत है और उसका अपना अगर कोई पुत्र नहीं है, अपना अगर वारिस नहीं है जो उसका उत्तराधिकारी बन सके, तो उनको गोद लेने के लिए मनाही दे दी जाती थी, गोद लेने की इजाज़त उनको नहीं थी। इसके कारण से क्या होता था कि उनका जो राज्य था वो ब्रिटिश के राज्य में मिल जाता था, ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता था। और इसी के तहत जो एक फेमस एग्जाम्पल है वो है झांसी का। झांसी के क्षेत्र में भी यही हुआ था कि झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उनका अपना पुत्र नहीं था, वो एक दत्तक पुत्र था, और चूंकि वो एक गोद लिया हुआ पुत्र था, तो उनको राजा बनने की इजाज़त अंग्रेजों ने नहीं दी। तो ये डलहौजी की पॉलिसी थी, जिसके कारण काफ़ी सारे जो लोग थे, जो देसी रियासत भी थे, उनके अंदर भी एक तरीके से गुस्सा था। अब आते हैं वेलेस्ली। वेलेस्ली के पास क्या था कि वेलेस्ली की एक सहायक संधि की नीति आई हुई थी, लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडियरी अलायंस की। और इस सब्सिडियरी अलायंस के तहत क्या होता था कि जो भी देसी रियासत के जो राजा होते थे उनको फोर्सफुली सहायक संधि करवाया जाता था, और उनके राज्य में इंग्लिश जो कंपनी जो होती थी उसके सैनिकों को अपॉइंट कर दिया जाता था। और साथ ही साथ उस कंपनी वो जो सैन्य की जो टुकड़ी अपॉइंट की जाती थी उस क्षेत्र में, उसका जो रहन सहन का या जो भी ट्रेनिंग का जो खर्च होता था, वो उस रियासत के राजा को ही पूरा करना पड़ता था। तो उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं सामरिक रूप से, यानी कि मिलिट्री रूप से भी वो कमज़ोर हो जाते थे, क्योंकि वो सेना के लिए अंग्रेज पे डिपेंडेंट हो गए, और दूसरा उनको आर्थिक रूप से भी कष्ट सहना पड़ता था, क्योंकि वो उनका खर्च पूरा करते थे। तो ये दोनों जो गवर्नर जनरल थे, उनकी पॉलिसीज़ के कारण भारत में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कारण बनता है इस विद्रोह का। और इसमें जो डलहौजी की जो हड़प नीति थी, उसके तहत एक राज्य का नाम आता है, एक देसी रियासत का, अवध। ये जो अवध का उन्होंने विलय कर लिया था, अवध को जो हड़प लिया था कुप्रशासन के आरोप में, कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध को उन्होंने हड़प लिया था। इस बात से यहाँ के लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे, क्योंकि अवध के जो नवाब थे वो अंग्रेजों के पक्षधर थे, इसके बावजूद भी उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। इस कारण से यहाँ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, और यहाँ के जो आम जनता जो थी अवध की, वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई। अब आते हैं इकोनॉमिक कॉज, यानी कि
आर्थिक कारण, जो विद्रोह जो होता है उसका जो आर्थिक कारण था वो क्या था। तो पहला होता है ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। अंग्रेजों की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, रैयतवाड़ी सेटलमेंट हो, महलवाड़ी सेटलमेंट हो, इसके तहत क्या होता था, इसका एकमात्र उद्देश्य इन रेवेन्यूज पॉलिसी का था कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऋण वसूल करके लैंड रेवेन्यू यानी कि भू राजस्व वसूल करके कंपनी के खजाने में जमा कर देना और उससे ब्रिटेन का यानी कि इंग्लैंड का विकास करना। यहाँ का भारत के किसानों का या भारत के क्षेत्र का विकास करना उनका कोई मकसद नहीं था। तो इसके कारण भी जो यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के जो व्यापारी थे, वो भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। इनकी जो आर्थिक नीति थी वो यही थी, दोहन की नीति थी, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ। वो यहाँ से पैसा लेते थे और अंग्रेज जो ब्रिटिश जो ब्रिटेन जो था वहाँ विकास करते थे। तो ये कहीं ना कहीं इनको इकोनॉमिक ड्रेन का एक तरीके से ये लोग थ्योरी को फॉलो करते थे, आर्थिक दोहन का। और इसी चीज़ को दादा भाई नेहरू ने उजागर किया था। दादा भाई नेहरू के द्वारा आर्थिक दोहन को उजागर किया गया था उनकी पुस्तक में। अब आते हैं आगे, जो कुछ जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था यहाँ का कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का, यहाँ की जो घरेलू जो इंडस्ट्रीज़ थी उसको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि यहाँ की जो रॉ मटेरियल्स थी उसको वो सस्ते दामों पे खरीद लेते थे और ब्रिटेन में उस चीज़ से फिनिश्ड गुड तैयार करते थे, यानी कि प्रोडक्ट वहाँ बनता था और यहाँ से रॉ मटेरियल्स जाता था। तो भारत को उन्होंने कच्चा जो माल होता था वो यहाँ से वसूलते थे और उसके बाद भारत को फिनिश्ड गुड का एक तरीके से मार्केट बना दिया। इनको यहाँ के लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनने दिया फोर्सफुली। तो इस तरीके से यहाँ का जो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रियल सेटअप था वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गया। और ब्रिटिश के जाने के बाद भी ये चीज़ आज तक हम लोग फेस कर रहे हैं कि आज भी जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो उस मात्रा में या उस वे में डेवलप नहीं कर पाया है जिस वक्त में एक वक्त हुआ करता था जिस तरीके का। साथ ही साथ जो फेमाइंस जो आ रही थी, जो बार बार जो अकाल पड़ रहा था, अकाल की बारंबारता थी। याद होगा कि 1870s के दौरान में क्या हुआ था कि बंगाल में एक ऐसा अकाल आया था जिसमें कि लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो थी उस क्षेत्र की वो समाप्त हो गई थी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती थी उसके बाद उनका जो पॉलिसी आता था इन लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ से उबारने के लिए वो काफ़ी नहीं होता था, क्योंकि अकाल आने के बावजूद भी वो लोग ऋण वसूलते थे, लैंड रेवेन्यू वसूला करते थे और कोई ऐसा नीति नहीं लाते थे जिससे कि जो आम लोगों जो प्रभावित हुए हैं इस चीज़ों से उससे वो लोग उबर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ के जो किसान थे, व्यापारी थे या आम जन थे उनको परेशान कर रही थी। वो लोग इस चीज़ से नाराज़ हो रहे थे और वही नाराज़गी धीरे धीरे 1857 की क्रांति में जमा होकर के फूट पड़ा। इसके अलावा क्या होता है कि जो पार्शियलिटी की जाती थी, जो न्यायिक व्यवस्था अंग्रेजों ने यहाँ पर लाई हुई थी, तो उसमें जो गोरे लोग होते थे, जो अंग्रेज लोग होते थे, उनकी तरफदारी की जाती थी और यहाँ के लोगों को इन्फीरियर समझा जाता था और यहाँ के लोगों के साथ पक्षपात किया जाता था किसी भी तरीके का सज़ा सुनाने में, किसी भी तरीके के फैसले लिए जाने में। तो इन कारण से भी लोग कहीं ना कहीं आहत थे और इस चीज़ को लेकर के भी उन्होंने आंदोलन किया। अब आते हैं सोशियो कल्चरल कॉज। सोशियो कल्चरल कॉज कहने का मतलब है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। अब क्या होता है कि ब्रिटिश जो थे यहाँ के क्षेत्रों में जो अलग अलग जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ के लोग इसको गलत वे में ले लिए तो इस चीज़ का भी उनको अंग्रेजों को खामियाजा उठाना पड़ा। अब जैसे कि बहु विवाह प्रथा थी या फिर चाइल्ड मैरिज यानी कि जो बाल विवाह की जो प्रथा थी, विधवा पुनर्विवाह को मना किया जाता था, विधवा पुनर्विवाह को फोर्सफुली हटा दिया गया था, या फिर सती प्रथा था। इस तरीके की जो कुप्रथा भारतीय समाज में फैली हुई थी उस चीज़ को अंग्रेजों ने दूर करने का प्रयास किया। लेकिन होता क्या है कि काफ़ी सारी जो गलत चीज़ें वो कर रहे थे, उनकी जो गलत नीतियाँ थी, इसके कारण से जो यहाँ के जो कुछ ट्रेडिशनल या कुछ जो ऑर्थोडॉक्स लीडर्स थे या ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट वाले जो लोग थे वो इस चीज़ को गलत वे में रिप्रेजेंट कर लिए और उन्होंने ऐसा समझा कि ये अंग्रेज जो है वो हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक चीज़ों में भी दखलंदाजी कर रहे हैं और वो हमारा जो ट्रेडिशनल एक तरीके से जो विचारधारा जो चली आ रही है हमारे समाज की उसको ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे कल्चर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के भी आंदोलन किया गया। ये एक तरीके से लोगों के मन में डिसबिलीफ क्रिएट कर दिया और इसी चीज़ को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया। यहाँ वे लोग क्रिश्चियनिटी, साथ साथ क्या होता था कि चूंकि यहाँ के धर्म को वो लोग इन्फीरियर मानते थे तो यहाँ उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा क्रिश्चियनिटी के फैलाव पर भी जोर दिया, ईसाईकरण को भी बढ़ावा देने का कोशिश किया, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा आहत हो गए थे, क्योंकि ये एक धार्मिक मैटर है जो काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट से
जुड़ा हुआ रहता है, और उस चीज़ पर जब किसी के चोट पहुंचती है तो लोग काफ़ी ज़्यादा आहत हो जाते हैं। ये लोग यहाँ के कल्चर को भी इन्फीरियर समझते थे, और एक तरीके से वो लोग अंधविश्वास का पुलिंदा मानते थे यहाँ के लोगों को, यहाँ के समाज को सुपरस्टिशियस मानते थे हर चीज़ में। तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को दुख पहुंचाता था। अब आते हैं मिलिट्री कॉज पे, यानी कि सैन्य कारण जो था। अब सैन्य कारण क्या था, तो भारतीय जो सोल्जर्स थे, जो भारतीय सैनिक, जो ब्रिटिश जो सैनिक थी उसमें भारतीय सैनिक भी थे और यूरोपीय सैनिक भी थे। तो उसमें यूरोपीय सैनिक जो थे उनकी मात्रा भले ही कम थी, लेकिन उनके ऊंचे ऊंचे जो पद होते थे, जो हायर जो पोस्ट होते थे, वो उनको दिए जाते थे। और जो नीचे के लेवल के जो पोस्ट थे, जो अच्छे नहीं थे, जिनमें वेतन कम था, वो भारतीयों को दिया जाता था। एक तो उनको पद नीचे का दिया गया, दूसरा उनको जो प्रमोशन होता था उसमें भी बहुत ज़्यादा उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उनको अच्छा पोस्ट नहीं दिया जाता था, प्रमोशन के बावजूद भी उनको पैसे कम दिए जाते थे, यानी कि सैलरीज और अलाउंसेज जो होते थे वो भी उनको बहुत ज़्यादा कम दिए जाते थे। इस कारण से वे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे और नाराज़ रहते थे। इसके साथ साथ क्या होता था कि जो रिलीजियस सिम्बॉल्स जो यूज़ किया जाता था भारतीय लोगों के द्वारा, उस पर भी मनाही कर दी थी। अब रिलीजियस सिंबल्स क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति हिंदू है तो वो टीका लगाता था, तो इस चीज़ को लेकर के भी उनको मना कर दिया गया था कि सेना में कोई ये चीज़ नहीं करेगा। जो कोई मुस्लिम सैनिक थे वो अगर दाढ़ी बढ़ाते हैं तो उसके ऊपर भी उनको रोक टोक किया जाता था। तो इस तरीके से ये लोग जो थे, सैनिक जो थे, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और सैनिक भी नाराज हो गए थे। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि पहली बार जो सैनिक विद्रोह हुआ, यानी कि ब्रिटिश सेना में जो काम करने वाले भारतीय सैनिक थे, वो ऐसा नहीं है कि 1857 में ही उन्होंने विद्रोह किया। 1857 से पहले भी कुछ छोटी छोटी घटनाएं हुई जहां पर उनका विरोध नजर आता है। सबसे पहला बार जो रिवोल्ट किया था उन्होंने, वो 1764 में 22 अक्टूबर 1764, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, हेक्टर मुनरो की अंग्रेजी सेना जो थी, वो मीर कासिम की सेना, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की जो संयुक्त सेना थी, इसके खिलाफ युद्ध लड़ी थी और जीती थी। तो इसमें जो अंग्रेजी सैनिक में जो भारतीय सैनिक कार्य कर रहे थे, उन्होंने मीर कासिम के खिलाफ गोली चलाने से मना कर दिया था, एक भारतीय होने के नाते। तो ये पहला एक तरीके से उन लोगों का विरोध स्वरूप नजर आता है। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ 1764 में हुआ था। उसके बाद एक और घटना आती है जिसको पहला सिपाही विद्रोह हम लोग ऑफिशियल मानते हैं। ये कब हुआ था, तो 1806 में हुआ था, वेल्लोर में। वेल्लोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में, यह पहला रिलीजियस रिवोल्ट भी कहा जाता था। इसमें क्या होता था कि जो सैनिक थे उनको रिलीजियस सिंबल्स यूज करने से मना कर दिया। वही रिलीजियस सिंबल, टीका नहीं लगाने देना हिंदू को और दाढ़ी नहीं बढ़ाने देना मुस्लिम को। तो इस तरीके से रिलीजियस भावनाएं लोगों की कहीं ना कहीं आहत होती थी, और सैनिक थे तो उनकी भी आहत होती थी। तो इस चीज़ के लिए 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ, तो 1806 में हुआ। किस कारण से हुआ, तो रिलीजियस जो सिंबल, जो धार्मिक जो भी चिन्ह थे उनको यूज करने पर मनाही के कारण हुआ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो जॉर्ज बार्लो के काल में हुआ। जॉर्ज बार्लो उस वक्त गवर्नर जनरल थे जब वेल्लोर का सिपाही विद्रोह होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आगे देखते हैं। अब क्या है इमीडिएट कॉज, यानी कि ये सारी जो परेशानियां थी वो तो काफ़ी समय से चली आ रही थी, चाहे वो प्रशासनिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, या फिर जो सैन्य समस्या हो, ये काफ़ी पहले से चली आ रही थी। 1857 में ही नहीं हुआ। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1857 में रिवोल्ट अचानक से इतना वाइड स्प्रेड हो गया? तो इसके पीछे जो तात्कालिक कारण था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1856 में, यानी कि दिसंबर 1856 में, दिसंबर मंथ कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो दिसंबर 1856 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि पहले ओल्ड ब्राउन बेस नाम की एक लोहे की राइफल चलती थी और उसमें जंग लगने की काफ़ी समस्या भी होती थी। तो इस ब्राउन बेस राइफल, इसका भी नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो ब्राउन बेस राइफल को इन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। किससे? इनफील्ड राइफल से। तो पुरानी ब्राउन बेस राइफल को इन्होंने रिप्लेस कर दिया किससे? नई इनफील्ड राइफल से। और इस चीज से ही विद्रोह शुरू होता है। अब बंदूक चेंज कर दिया तो इसमें विद्रोह कैसे हुआ? तो एक ये जो न्यू जो राइफल था, इसमें सोल्जर्स को क्या करना पड़ता था कि इसका जो कार्ट्रिज था, यानी कि जो खोखा जिसको कहते हैं, जो गोली का जो अपर वाला पार्ट जो होता है गोली का, उसको अपने माउथ से, अपने मुंह से काट करके और उसके बाद बंदूक में लोड करना होता है। तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं थी उतनी ज्यादा, यहां तक तो परेशानी नहीं, लेकिन परेशानी कब होती है
जब दमदम, जो कि बंगाल में एक रेजिमेंट था, ब्रिटिश रेजिमेंट था एक दमदम, ये भी क्वेश्चन पूछा कि कहाँ से अफवाह फैली। तो दमदम बंगाल में एक ब्रिटिश रेजिमेंट था, वहाँ से एक खबर फैली, अब ये अफवाह भी हो सकती है, कि ये जो कार्ट्रिज है, ये जो कारतूस जो है जिसको मुंह से काटना पड़ेगा सैनिकों को, इसमें गाय और सुगर की चर्बी, यानी कि काऊ और सुगर, इन दोनों की चर्बी जो है वो इस कारतूस में मिलाई गई है। अब जैसे ही ये बात बाहर आती है, जैसे ही ये बात बाहर आती है, ये आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम हिंदू और मुस्लिम दोनों को होता है, क्योंकि गाय की चर्बी है तो ये हिंदुओं के धर्म के खिलाफ हो जाता है, और सुअर की चर्बी है तो ये मुस्लिमों के धर्म के खिलाफ हो जाता है। तो दोनों यहाँ पर एकजुट होकर के रिवोल्ट करने लगते हैं, और ये जो कारण जो है, इमीडिएट कॉज, ये यही था, और इस कारण से ही सबसे ज़्यादा विद्रोह को उस वक्त बल मिला था। तो ये कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कॉजेस देखा कि किस कारण से ये विद्रोह होता है। अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम इन लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये जो विद्रोह जो है उसका प्रसार कैसे हुआ, स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट, यानी कि विद्रोह का प्रसार कैसे ये फैला। तो 23 जनवरी 1857, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी 1857 को दमदम जो कि बंगाल में एक क्षेत्र है जहाँ से ये विद्रोह, ये जो गाय और सुअर के जो चर्बी की जो बात फैली, वो इसी क्षेत्र से फैली थी। तो दमदम बंगाल में यहाँ के जो सैनिक थे, उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया इस कार्ट्रिज को यूज़ करने से, कि जो चाहे वो हिंदू सैनिक हो चाहे मुस्लिम सैनिक हो, उन्होंने इस चीज़ को कहा कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है और हम लोग इस कारतूस को यूज़ नहीं करेंगे। तो पहला जो विरोध जो नज़र आता है वो 23 जनवरी 1857 कहाँ आता है, तो दमदम बंगाल में। अब आते हैं नेक्स्ट, लगभग एक महीने के बाद 26 फरवरी 1857, 26 फरवरी 1857, इसमें क्या होता है, बहरामपुर, ये भी बंगाल का क्षेत्र है। यहाँ पर भी एक ब्रिटिश छावनी हुआ करती थी, ब्रिटिश एक रेजिमेंट हुआ करती थी। यहाँ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया इस कार्ट्रिज को, इस कारतूस को यूज़ करने से, और उन्होंने इसके खिलाफ थोड़ा ज़्यादा व्यापक रूप से विद्रोह वहाँ पर अपना प्रदर्शित किया। ये थोड़ा हिंसात्मक भी होता है। तो ये दो जगह हो गया, सबसे पहले दमदम में, उसके बाद बहरामपुर में। लेकिन उसके बाद जो सबसे मेन जो डेट पूछा जाता है, जो रियल जो क्रांति की जो डेट है शुरुआत, वो पूछी जाती है। तो 29 मार्च 1857, ये 29 मार्च 1857 को ये विद्रोह शुरू होता है। कैसे शुरू होता है, तो मंगल पांडे नाम का एक सिपाही होता है, और इसका कास्ट भी कई एग्जाम में पूछा गया है, कहीं कहीं पर मेंशन किया गया। तो एक ब्राह्मण सैनिक थे, मंगल पांडे एक ब्राह्मण सैनिक थे। 34वीं रेजिमेंट, 34th नेटिव रेजिमेंट, ये रेजिमेंट भी एग्जाम में पूछा गया है, 34th नेटिव रेजिमेंट से संबंधित थे। मंगल पांडे एक ब्राह्मण सैनिक थे। इन्होंने क्या किया कि इस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शित किया, मेरठ के क्षेत्र में, बैरकपुर जो कि बंगाल का जो क्षेत्र था उसमें इन्होंने विद्रोह किया, और अपने कुछ सैनिकों के साथ एक ब्रिटिश अधिकारी होते हैं लेफ्टिनेंट बाग, इस लेफ्टिनेंट बाग का नाम एग्जाम में पूछा गया, लेफ्टिनेंट बाग की ये लोग हत्या कर देते हैं। और एक और जो मेजर सार्जेंट ह्यूडसन होता है, इन दोनों का नाम एग्जाम में पूछा गया, पहला मेजर बाग, लेफ्टिनेंट बाग, और दूसरा मेजर ह्यूडसन। ये मेजर और सार्जेंट जो नाम से पहले लगा हुआ, ये सब टाइटल है, ये आर्मी का जो टाइटल होता है, उसी तरीके से लेफ्टिनेंट भी टाइटल है। तो लेफ्टिनेंट बाग की हत्या हो जाती है, और मेजर ह्यूडसन जो होते हैं उनको घायल कर दिया जाता है। किसके द्वारा, तो मंगल पांडे अपने कुछ साथी सैनिकों के द्वारा। मंगल पांडे कौन थे, तो बैरकपुर छावनी में 34th नेटिव रेजिमेंट्री के ये सैनिक थे, ये एक ब्राह्मण थे। और ये काम कब होता है, ये जो लेफ्टिनेंट बाग की जो हत्या होती है ये कब होती है, तो 29 मार्च 1857। और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्रोह की शुरुआत किस डेट से होती है, ऑन विच डेट रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको कि हम लोग फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ये शुरुआत कब हुई है, व्हेन इट स्टार्टेड ऑन 29 ऑफ मार्च 1857। और ये 29 मार्च 1857 की जब इन्होंने इनकी हत्या कर देती है लेफ्टिनेंट बाग की, तो 8 अप्रैल, उसके 9 दिनों के बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, और विद्रोह इस क्षेत्र में समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या विद्रोह समाप्त हो गया, बिल्कुल नहीं। यहाँ से जो लोग हैं वो मेरठ की ओर बढ़ते हैं,
और वहाँ पे एकजुट होकर के वो लोग दिल्ली बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे व्यापक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्वकर्ताओं के रूप में बरेली हो, कानपुर हो, झांसी हो, का ये अलग अलग क्षेत्रों में फैलता है। कौन सा क्षेत्र अछूता रहता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि किस क्षेत्र में कौन लीड करते थे और कहाँ किन्होंने इस विद्रोह को दबाया। तो ये आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।